हेलो हेलो। ओके। हेलो। मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? अगर यस तो यस टाइप करें। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। जूलॉजी बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक में एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका यूनिट सेकेंड, ठीक है। यूनिट सेकेंड में कुछ टॉपिक शेष रह गए थे, उनको पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड में एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड एक्शन, ठीक है। एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, ठीक है। तो ये कंटेंट्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स आपको नहीं पढ़ना है। काइनेटिक्स का कुछ पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफ में। ओके। तो सबसे पहले एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है सभी को पता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखने से पहले मैं एक चीज़, एक क्लियर लाइन आपको समझाना चाहूँगा। आपने बचपन में पढ़ा है, आपने 11 12 में भी इवन पढ़ा है, या अभी तक पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये पढ़ा है, ठीक है। एक और वर्ड पढ़ा है, एक और टर्म आपने पढ़ा है, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, और एक और ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो इनमें से क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सभी ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, ठीक है। चलो, प्रोटीन तो एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है। ऑल एंजाइम मतलब सभी एंजाइम, क्या सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं हो सकते, ठीक है। ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन, ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आरएनएज होते हैं, और आरएनए प्रोटीन नहीं होते हैं। राइबो न्यूक्लियेज, ठीक है, आप सुना होगा राइबो न्यूक्लियेज। ये क्या होते हैं, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये आरएनए होते हैं, ये प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन, ठीक है। ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, ये कथन सही है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। क्लियर? हाँ, तो ये आप टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना, ये सेंटेंसेस को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। इन सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम बायो कैटालिस्ट हैं, बायो कैटालाइस्ट हैं, जो क्या करते हैं, जो रिएक्शन की, ठीक है, क्या रिएक्शन के जो रेट होती है ना, जो रेट होती है, या आप बोल सकते हो स्पीड, उसको क्या कर सकती है, उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि रेगुलेट मीन्स इसको स्पीड अप भी करेगी, ठीक है, और इसको अगर हम चाहेंगे तो, ठीक है, डाउन रेगुलेट, मतलब इसकी स्पीड को स्लो डाउन भी करेगी। तो स्पीड को क्या करती है, मेनली रेगुलेट करती है। तो अधिकतर केसेस में क्या देखा जाता है कि स्पीड को अप रेगुलेट करती है, मीन्स बढ़ाने का काम करती है, ठीक। तो याद रखना एंजाइम क्या है, बायो कैटालिस्ट हैं, और ये क्या करती हैं, ये कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को स्पीड अप करने का कार्य करती हैं। याद रखना एंजाइम
ठीक है, चेंज नहीं होती है एंजाइम, ठीक है, कभी चेंज नहीं होगी, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी। ठीक है, एंजाइम का कार्य केवल और केवल रिएक्शन को एक्सीलरेट करना है। क्या करना है? रिएक्शन को एक्सीलरेट करना, और बाकी किसी तरह से ये रिएक्शन में फिर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ना रिएक्शन को प्रभावित करेगी, केवल और केवल इसको रिएक्शन को एक्सीलरेट करना है। ठीक है, ओके। मोस्ट एंजाइम आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम होते हैं, वो क्या होते हैं? उनकी जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसी होती हैं? ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर या तो टर्शियरी होती है या तो क्वाटरनरी होती है। अब ये क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रोटीन की हमने क्या पढ़ता है? प्रोटीन का 3 स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी, जो कि लीनियर स्ट्रक्चर होती है, एमिनो एसिड सीक्वेंस होती है। सेकेंडरी, ठीक है, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट देखने को मिलता है, टर्न वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद क्या? टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? फोल्डिंग होती है प्रोटीन की, ठीक है, और डाइसल्फाइड, मतलब कहना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है, 2 टर्शियरी प्रोटीन आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो ये प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें से हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन को फुली फंक्शनल प्रोटीन कब होगा? प्रोटीन फुली फंक्शनल कब होगा? ठीक है, प्रोटीन फंक्शनल कब होता है? जब वो अपनी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करता है, तब वो क्या होता है? फंक्शनल होता है। क्लियर? ठीक, तो प्रोटीन क्या है? एंजाइम ही है। तो एंजाइम भी कब एक्टिव होगा? जब वो टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अधिकतर प्रोटीन्स क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? उनकी 3D स्ट्रक्चर होती है और वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। सम स्पेशल RNA स्पीशीज एंजाइम्स आल्सो एक्ट, सम RNA स्पीशीज आल्सो एक्ट एज अ एंजाइम। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लाइन मिस प्रिंटिंग हुआ है, 1 मिनट। ओके, वन मिनट। हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कुछ RNA, सम स्पेशल RNA स्पीसीज, ठीक है, आल्सो एक्ट एज एंजाइम। कुछ RNAs हैं जो क्या किस तरह से काम करते हैं? वो भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबो एंजाइम। ठीक है, तो RNA जब एंजाइम की तरह काम करने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम्स। क्लियर? तो एक एग्जांपल है हैमरहेड राइबोजाइम। ठीक है, हैमरहेड राइबोजाइम क्या है? ये RNAs का एग्जांपल है। RNAs मतलब राइबोजाइम का एक एग्जांपल है। तो यहाँ आप हैमरहेड RNA का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की स्ट्रक्चर, ठीक है, तो एंजाइम में 2-3 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव साइट। ठीक है, तो एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट वह साइट होता है जहाँ पर क्या करते हैं? सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो देखते हैं, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड्स सबस्ट्रेट, कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कंटेन रेसिड्यूज दैट
इट हेल्प टू होल्ड द सबस्ट्रेट। क्लियर यहाँ पे बता रहे हैं कि एंजाइम का एक्टिव साइट, ये क्या एक्टिव साइट क्या है, तो एक्टिव साइट एंजाइम का वह साइट है, वह रीजन है जहाँ पर कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है, कोफैक्टर बाइंड करता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड करते हैं। सबस्ट्रेट, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे एमिनो एसिड का सीक्वेंस पाया जाता है, ऐसे एमिनो एसिड का सीक्वेंस पाया जाता है जो इन सबस्ट्रेट को, ठीक है, सबस्ट्रेट को, कोफैक्टर को और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उनको होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें ये एंजाइम, ठीक है, सपोज टू बी ये एक एंजाइम है, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है। और एक्टिव साइट पर क्या होगा, एक्टिव साइट पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे यहाँ पर, सबस्ट्रेट या कोफैक्टर बोल सकते हो, या इनहिबिटर भी यहीं पर आकर बाइंड करता है, ठीक है। तो इनहिबिटर यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, अलग जगह पर भी बाइंड कर सकता है। क्लियर। तो ये है एक्टिव साइट। और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड की लाइनिंग पाई जाती है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड की लाइनिंग पाई जाती है, और यही एमिनो एसिड जो सबस्ट्रेट वगैरह होते हैं, कोफैक्टर, इनको होल्ड करके रखते हैं। एक्टिव साइट जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम। तो जो एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका ओनली और ओनली 5% एरिया एक्टिव साइट ऑक्यूपाई करके रखता है, ओनली और ओनली कितना, 5% एरिया। क्लियर। ओके। एक्टिव साइट हैज स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, इसकी एक निश्चित या स्पेसिफिक शेप होती है। एक्टिव साइट की क्या होती है, एक निश्चित शेप होती है, और यही शेप होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो भी सबस्ट्रेट होता है वो वहाँ पर आकर फिट होता है, जो एक्टिव साइट के क्या होता है, स्पेसिफिक होता है या कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्लियर। ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर वेरी स्पेसिफिक, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है। तो अगर एक एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस हो रहा है तो क्या होगा, एंजाइम के फंक्शन में भी चेंज होगा, क्योंकि सपोज टू बी ये क्या है, दिस वन इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है। अगर एक्टिव साइट एंजाइम का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अगर एक्टिव साइट चेंज होगा तो जो उसकी सबस्ट्रेट के प्रति, ठीक है, जो सबस्ट्रेट होगा उसके प्रति जो स्पेसिफिसिटी होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट के प्रति जो स्पेसिफिसिटी होगा वो भी क्या होगा, वो भी चेंज होगा। ठीक है। क्लियर। क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो उसमें इसमें एक एक्टिवली फिट नहीं होगा, और फिट नहीं होने के कारण फिर, ठीक है, इसकी जो सबस्ट्रेट के प्रति जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो चेंज हो सकती है। इसलिए जो इसकी एक्टिव साइट है वो एक पर्टिकुलर स्टेप में ही रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर क्या आकर बाइंड कर सकें, वहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर सकें और फिर रिएक्शन कैटेलाइज हो सके। क्लियर। तो ये तो हमने देखा एंजाइम का जो स्ट्रक्चर था उसमें, और मेनली हमने देखा उसमें किसकी बात की, हमने एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के बारे में। ठीक है। अब हम लोग एक्टिव साइट्स को, ठीक है, एक्टिव साइट को भी फर्दर क्या किया जा सकता है, फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एक्टिव साइट को भी, तो बाइंडिंग साइट में और कैटालिटिक साइट में। एक्टिव साइट को किस में डिवाइड किया जा सकता है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट क्या होता है, इट चूज द सबस्ट्रेट एंड बाइंड इट्स एक्टिव साइट। तो बाइंडिंग साइट में क्या होते हैं, सबस्ट्रेट का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, सबस्ट्रेट का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, और सिलेक्शन करके एक्टिव साइट में क्या किया जाता है, बाइंड किया जाता है। कैटालिटिक साइट क्या होता है, ठीक है, कैटालिटिक साइट सर्टेन एमिनो एसिड, ठीक है, सर्टेन एमिनो एसिड का क्या होता है, सीक्वेंस होता है,
ठीक है, जो इसी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एंजाइम है ना, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इसका कुछ पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक साइट, वही साइट क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, तो ये क्या करता है, कैटालिटिक एक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर। ये बाइंडिंग साइट में सबसेट आकर बाइंड करेंगे तो उसके लिए सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी हो गया, और कैटालिटिक साइट मतलब कुछ एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो कि रिएक्शन को कैटालाइज कराने में हेल्प करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स, अब ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, को मतलब सहायक, फैक्टर्स मतलब कारक, तो कुछ सहायक कारक बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एंजाइम को वर्क करने के लिए, एंजाइम को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए कुछ सहायक मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, सहायक मॉलिक्यूल्स की, और इन्हीं सहायक मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शन that can not be performed by standard 20 amino acid। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर। ये और ये कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर की सहायता से एंजाइम और अच्छे से वर्क करती है। तो ये कहना ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा कि एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए, एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या होता है, कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। अब चूंकि एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से, तो प्रोटीन अकेले जो प्रोटीन और एमिनो एसिड, अब प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से, तो जो एमिनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन है, एंजाइम है, ये अकेले 70% काम कर पा रहा है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो अगर इसमें कोफैक्टर ऐड किया जाए तो ये 100% वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या होती है, कोफैक्टर के प्रेजेंस में बढ़ जाती है। और ये 20 जो एमिनो एसिड है ना, जो जिससे मिलकर ये एंजाइम बना हुआ है, उसके द्वारा ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए अलग से कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसके द्वारा रिएक्शन कैटालाइज कराया जाता है। अब समझ में आ गया कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो कि केमिकल रिएक्शन कराने में हेल्प करती हैं एंजाइम की, जो कि 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड के द्वारा कैटालाइज नहीं कराई जा सकती। कोफैक्टर आर टू टाइप, कोफैक्टर दो टाइप से हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये इनएक्टिव प्रोटीन्स मीन क्या है, ये एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, ये कोफैक्टर है। जब कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर के एब्सेंस में क्या है, ये इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही कोफैक्टर आके बाइंड किया ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये देखो एक्टिव प्रोटीन्स, ये एक्टिव एंजाइम। विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव। तो देखो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है, बिना कोफैक्टर के इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। वहीं हम लोग बात करें कोफैक्टर के बाइंड करने के बाद, तो ये क्या है, ये एक्टिव हो गया है। कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट द प्रोटीन, तो कोफैक्टर की बाइंडिंग के साथ प्रोटीन की एक्टिविटी क्या होती है, या एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर। और यहाँ पर ये L2 और L1 दो सबस्ट्रेट हैं जो यहाँ का क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में अगर हम लोग बात करें तो दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम के प्रॉपर एक्शन करने के लिए, तो ये कौन कौन से होंगे, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स रिक्वायर जिंक। ठीक है, तो जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये एंजाइम है। इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, जिंक चाहिए। क्या चाहिए, जिंक कोफैक्टर चाहिए। उसी तरह से जो हेक्सोकाइनेज है ना, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम,
ठीक है, उसको क्या चाहिए कोफैक्टर्स, इसको चाहिए कोफैक्टर मैग्नीशियम प्लस प्लस, ठीक है, डाइवेलेंट कैटायन चाहिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ते हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज बहुत पढ़ते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, इसको भी क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए कोफैक्टर के रूप में। तो ये क्या हुआ, ये कुछ एग्जाम्पल हुआ कि कोफैक्टर किसको किसको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से एंजाइम को, ठीक। तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अगर ये जिंक और मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको नहीं दी जाए हेक्सोकाइनेज को या फिर डीएनए पॉलीमरेज को, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी, ठीक है, ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगी या वर्क नहीं करेंगी, इसलिए इनको कोफैक्टर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के साथ साथ कुछ एंजाइम्स जो को ऑर्गेनिक कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। These are the organic molecule required for the proper activity of enzyme। तो कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जिनकी एक्टिविटी, जिनकी मतलब रिक्वायरमेंट बहुत होती है अगर एंजाइम को प्रॉपर वर्क करना है, प्रॉपर फंक्शन करना है। तो कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जैसे कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज रिक्वायर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पैरिडॉक्सिल फॉस्फेट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, कौन सी मॉलिक्यूल चाहिए, तो पैरिडॉक्सिल फॉस्फेट जिसको आप लोग बोलते हैं PPP, ठीक है। पैरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या चाहिए, इसको वर्क करने के लिए चाहिए। और ये क्या है, पैरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और दूसरे एंजाइम होते हैं जिसको क्या चाहिए होता है, विटामिन, ठीक है, विटामिन एज अ कोफैक्टर। और विटामिन कैसे हैं, विटामिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, क्लियर। बताइए तो कहाँ काम करता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, कहाँ काम करता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम, किसी को पता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कहाँ पर वर्क करता है, सोचकर बताना, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा है अभी कुछ दिन में पहले, तो उसको भी क्या चाहिए, ATP चाहिए या फिर NAD चाहिए कोफैक्टर के रूप में। तो ये था कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये हमने देखा। अब ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, ये भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो एक या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप या तो कोएंजाइम। ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होते हैं, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे या तो क्या होंगे, कोएंजाइम होंगे। तो क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना, थोड़ा सा, वन मिनट। ये जो वेट करेंगे थोड़ी सी, ओके कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हम लोग देख रहे थे, दो तरीके से ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकते हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड क्या हो सकता है, कोएंजाइम, ठीक है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर हम लोग दे रहे हैं दो टाइप से, कौन सा, फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड है कोएंजाइम। अब ये क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं और कोएंजाइम क्या होते हैं।
अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, एग्जाम्पल फ्लेविन, हिम ग्रुप एंड बायोटिन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। यहाँ जो बाउंडेशन है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनकी जो बाइंडिंग एबिलिटी है उसको ध्यान रखिएगा। टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है, जैसे कि फ्लेविन हो गया, ठीक है, हीम वगैरह हो गया, ठीक है, या बायोटिन। ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, जिसमें से ऑर्गेनिक कोफैक्टर में भी कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर? और वहीं हम लोग बात करें कोएंजाइम की, तो अ कोएंजाइम इज लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। क्या बोल रहे हैं हम लोग? लूजली बाउंड, ठीक है, लूजली बाउंड। कैसे बाउंड होते हैं? लूज, ठीक है, लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, ये लूजली बाउंड होता है, और इसका एग्जांपल है NAD+, ठीक है, NAD+, ठीक है। और NAD+ कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आप RE में देख सकते हो, और DNA लाइगेज वगैरह में, DNA लाइगेज। क्लियर? तो ये था प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोफैक्टर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स में। एन एंजाइम विथ इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम, ठीक है। तो अगर एपो एंजाइम हम लोग किसको बोल रहे हैं? अगर एंजाइम है, ठीक है, अगर ये क्या है? एंजाइम मॉलिक्यूल है, दिस वन इज द एंजाइम मॉलिक्यूल, और ये इसका क्या है? कोफैक्टर है, ठीक है, दिस वन इज द कोफैक्टर। और यहाँ से अगर हम लोग कोफैक्टर को रिमूव कर दें, ठीक है, कोफैक्टर को रिमूव कर दें, हटा दें, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको हम लोग कहेंगे एपो एंजाइम। याद रखना, टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एपो एंजाइम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जब आप MSc इंट्रेंस में बैठोगे ना अभी, तो ये सारे एंजाइम से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आएंगे, देखना, एंजाइम से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। एपो एंजाइम क्या होता है, क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन आएगा। तो जब हम लोग एंजाइम के कोफैक्टर को रिमूव कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। सेकेंड, द complete complex of protein with all necessary small organic molecules, metal ions and other component is termed as a holoenzyme or holoprotein। एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है। होलो एंजाइम किसको बोलेंगे? होलो एंजाइम मीन्स सारे कंपोनेंट इसमें उपस्थित होंगे। मतलब क्या? ठीक है, अगर ये एंजाइम है तो एंजाइम के साथ साथ उसके जितने भी, उसको मेटल आयन चाहिए तो वो मेटल आयन, ठीक है, और दूसरी चीज़ें जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए। मतलब एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एंजाइम को जितने भी वर्क करने के लिए प्रॉपर जो कोफैक्टर्स हैं, मेटल आयंस हैं, ये सारी चीज़ें अगर चाहिए, तो पूरी चीज़ें अगर उसमें अवेलेबल हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम क्या होता है? एक्टिव होता है। होलो एंजाइम क्या होता है? एक्टिव होता है। होलो मतलब होल, ठीक है, होलो एंजाइम मतलब समझ रहे हैं? होल मतलब टोटल, ठीक है, होल, ये इस टाइप का होल ना, WHOL, नॉट होल, ठीक है। तो अब समझ में आ गया? क्लियर? तो ये आपका पूरा ये होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो कोफैक्टर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो भी कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, जो नेसेसरी मेटल आयन चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, या होलो एंजाइम। और इसमें से अगर हम लोग कोफैक्टर को निकाल दिए तो ये क्या बन गया? ये बन गया एपो एंजाइम। क्लियर? ओके। अब हम लोग देखते हैं सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज अ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट मतलब किसको बोल रहे हैं? जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, उस बायोकेमिकल जो रिएक्शन है
उसमें जो भी पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो रिएक्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। एक बायोकेमिकल रिएक्शन में 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट, एंजाइम, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग फर्मेंटेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो फर्मेंटेशन के लिए अगर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सपोज टू बी राइस यूज़ कर रहे हैं, राइस का फर्मेंटेशन, तो राइस क्या हो गया, राइस सबस्ट्रेट हो गया। एंजाइम के लिए हमने क्या डाला, एंजाइम सैक्रोमाइसिस सिराविसी, प्रोडक्ट क्या बना, एल्कोहल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 वगैरह। क्लियर? तो ये है इस टाइप का एग्जाम्पल। सबस्ट्रेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। when 1 minute again it is hang, what is going on? Okay, हाँ, सबस्ट्रेट की बात कर रहे थे। वेन अ सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम इट्स फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो सबस्ट्रेट क्या करता है, जब बाइंड करता है किससे, ये जो सबस्ट्रेट है ना, यहाँ देख रहे हो सबस्ट्रेट किससे बाइंड करता है, एंजाइम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ पर अगर बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइड से यहाँ पर, तो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, जब दोनों बाइंड कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर रिएक्शन को कैटालाइज कराना है तो, ठीक है। अब साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, ठीक है, साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, तो एंजाइम का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम विच आर अटैच्ड टू थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और चूंकि एंजाइम प्रोटीन है तो इनका भी सिंथेसिस कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इनका सिंथेसिस कहाँ पर होता है एंजाइम का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं ना, RER जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और ACR जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, एंजाइम का सिंथेसिस होता है, जिसके सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज कैरिड बाय DNA। तो ये एंजाइम सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, कौन से एंजाइम सिंथेसिस होंगे, इनका इंफॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो DNA में, ठीक है। तो DNA में क्या होता है, एंजाइम होता है, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस आप पढ़े हैं ना, तो क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर DNA होगा, और DNA में भी क्या होंगे, जीन होगा एक एंजाइम के लिए, और इन जीन से फिर क्या बनेगा, mRNA, और mRNA से भी ये प्रोटीन बनेगा, और यही प्रोटीन क्या होगा, यही प्रोटीन ही एंजाइम होगा। क्लियर? तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, DNA में प्रेजेंट होती है। एमिनो एसिड आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू DNA कोड। तो DNA कोड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, mRNA में, ठीक है, mRNA से क्या होता है, जब DNA से mRNA बनता है तो DNA कोड के अकॉर्डिंग फिर क्या होते हैं, एमिनो एसिड इस तरह से जुड़ते जाते हैं, और एमिनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन ही क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ राइबोसोम। तो क्लियर और पता चल गया होगा कि एंजाइम का सिंथेसिस कहाँ होता है, या फिर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंजाइम कहाँ पर होता है, तो वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ठीक है। अब
एंजाइम को उनके लोकेशन के बेसिस पर, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पर दो टाइप से बांटा जाता, दो टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है। अगर सेल के अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम, और अगर सेल से बाहर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या है। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिटेन इन द सेल फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं कि इंट्रासेलुलर एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज तो होते हैं लेकिन ये सेल के अंदर ही रह जाते हैं, और सेल इसको यूज़ करती है इन एंजाइम को अपने खुद के वर्क करने के लिए। मीन्स क्या हुआ, सपोज ये सेल है और यहाँ पर सिंथेसिस हुआ एंजाइम का, तो ये बाहर नहीं जाएगा, वो सेल में ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और सेल में रहेगा तो बाद में जो भी सेल के प्रोसेस हैं, रेप्लिकेशन वगैरह, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ों में प्रोसेस करने के लिए क्या होंगी, ये यूज़ होंगी ये एंजाइम। क्लियर। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये इंट्रासेलुलर एंजाइम कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म पे पाए जा सकते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में पाए जा सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एटीपी सिंथेज होते हैं वो केवल और केवल कहाँ पे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सेल के अंदर होते हैं वो। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो भी फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ओनली और ओनली क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेलाइज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या है, इंट्रासेलुलर एंजाइम का एग्जाम्पल है जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कराता है। एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए, जो भी रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम्स होते हैं वो सारे कैसे एंजाइम होते हैं, वो सारे इंट्रासेलुलर एंजाइम के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम की। तो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल बट सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। तो जो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। सेल्स के अंदर तो बनते हैं, यहाँ पर बनेंगे सेल के अंदर, लेकिन ये कहाँ पर सिक्रेट कर देते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज करने के बाद बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर वातावरण में क्या किए कर दिए जाते हैं, सिक्रेट कर दिए जाते हैं एक्सटर्नली। और कौन से इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज आर नॉट यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ पैंक्रियाज बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिओडिनम। तो जो पैंक्रियाज हैं ना, जो पैंक्रियाज के एंजाइम हैं, पैंक्रियाज के जो एंजाइम हैं वो क्या होते हैं, वो पैंक्रियाज में बनने के बाद सिक्रीट कर दिए जाते हैं डिओडिनम में, और वहाँ पर क्या करते हैं, भोजन के अवशोषण वगैरह में ये हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होती हैं ना, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये सारे जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये भी क्या कर दिए जाते हैं, बाहर सिक्रेट कर दिए जाते हैं। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम जो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं, लेकिन वो कहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं, आमाशय में, ताकि वहाँ पर क्या हो जाए, भोजन का पाचन हो सके। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर देखा हमने इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब एंजाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स के। ठीक है, तो एंजाइम स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो एकदम याद रखना इस चीज़ को, एंजाइम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, जो भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, और कम करने के साथ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करा देता है। क्लियर। देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो लास्ट में हमारा जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है ना, एंड प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस एंड प्रोडक्ट की कोई भी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी को ये क्या करती है, प्रभावित नहीं करती है। क्लियर। ठीक है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो, कोई भी क्वालिटी हो, उसको ये प्रभावित नहीं करती है।
दे आर हाईली स्पेसिफिक इन दियर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम एंड कैटेलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। क्या बोल रहे हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो एक एंजाइम केवल एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज कराएगा, इस तरह से बहुत ही, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो याद रखना, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी दो तरीके से होंगे ना, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक और स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक तो बहुत ही क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर। तो जैसे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या यूज़ होते हैं, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए यूज़ होता है ना। तो एमाइलेज एंजाइम केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगी और किसी दूसरे चीज़ को ये ब्रेक नहीं करेगी। क्लियर। तो इस तरह से लिपिड का, अगर लिपिड को ब्रेक कौन करेगा, लिपिड को ब्रेक एमाइलेज एंजाइम नहीं करेगा, लिपिड को ब्रेक कौन करेगा, लिपिड को लाइपेज करेगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, बहुत ही ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शन। तो क्या बोल रहे हैं कि एंजाइम की बहुत थोड़ी सी मात्रा, क्या बोल रहे हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा क्या हो सकती है, केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकती है, एक्सिलरेट कर सकती है। क्लियर। हाँ, एंजाइम आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो एंजाइम क्या होती है, एंजाइम पीएच के प्रति, टेम्परेचर के प्रति और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्रति क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। और ये चार चीज़ें क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अगर पीएच एक ऑप्टिमम पीएच में ही एंजाइम क्या करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, मैक्स एक्टिविटी शो करता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही क्या करता है एंजाइम, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर या ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में ही ये क्या करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पीएच बढ़ाते गए तो एक्टिविटी शो किया फिर एक्टिविटी शो करते रहेगा, नहीं, एक फिर उसके बाद एक्टिविटी डिक्रीज भी होती है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, और आगे ठीक है, इसको फैक्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। टर्नओवर नंबर, ठीक है, तो टर्नओवर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाई वन एंजाइम मॉलिक्यूल। तो वाइवा के लिए एक क्वेश्चन क्लियर यहीं पे पता चल गया, टर्नओवर नंबर क्या है याद रखना, वाइवा के लिए एक क्वेश्चन। टर्नओवर नंबर क्या है, तो टर्नओवर नंबर क्या है, टर्नओवर नंबर वह नंबर है जिसमें एंजाइम क्या करती है, एक मिनट में, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, प्रोडक्ट को में चेंज करती है, सबस्ट्रेट को क्या करती है, ठीक है, कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्नओवर नंबर, एक मिनट में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर मिनट बाई एंजाइम मॉलिक्यूल। तो वन एंजाइम मॉलिक्यूल, एक चीज़ और ध्यान रखना, एक एंजाइम मॉलिक्यूल के द्वारा कितने सबस्ट्रेट को एक मिनट के अंदर एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है या ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो उसका क्या कहलाएगा, टर्नओवर नंबर कहलाएगा। क्लियर। और टर्नओवर नंबर ये इतना होता है एंजाइम का, 6 × 10⁻6 मिनट प्रति मिनट। तो ये होता है टर्नओवर नंबर। ओके, आज की क्लासेस में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।